हाँ जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी? क्या हालचाल हैं? जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल, केम छो। आज से नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट, है ना। और हिंदी में हम इसे क्या बोलते हैं? हिंदी में हम इसे बोलते हैं साधारण ब्याज। तो थोड़ी सी इसकी बेसिक चीजें हम समझेंगे। सिंपल इंटरेस्ट में क्या क्या चीजें आती हैं, कैसे चीजें वर्क करती हैं, एंड आफ्टर दैट हम चैप्टर के प्रश्न शुरू करेंगे। ठीक है, सर्दी का मजा आ रहा है सभी को? चलो, तैयार सब लोग? मस्त एकदम। वेरी गुड मॉर्निंग। ओके, ठीक है। जितने भी नए लोग हैं आज से आप शुरू कर सकते हैं, आज से कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, ठंड बहुत ज्यादा है भाई, ध्यान रखो अपना, है ना। हम्म, ठीक है। चलो आ जाओ, देखो करते हैं फिलहाल इसकी हम शुरुआत, है ना। रेडी हैं सब लोग? हम्म, एक सेकेंड, 1 मिनट रुकिएगा बस, है ना। ओके, चलिए ठीक है, आइए। देखिए, हम बचपन से एक चीज पढ़ते आ रहे हैं, कुछ बेसिक टर्म्स हमने पढ़े हैं। जैसे पहला होता है मूलधन, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं आप प्रिंसिपल, है ना। फिर दूसरा क्या हो जाता है आपका? दूसरा हो जाता है ब्याज। और ब्याज मतलब क्या हो जाता है आपका? ब्याज मतलब हो जाता है इंटरेस्ट। लेकिन ब्याज दो चीजों से कैलकुलेट होता है। पहला दर, दर को हम क्या बोलते हैं? दर को बोलते हैं रेट। इसके बाद एक निश्चित समय के लिए आप पैसा देते हो, है ना। समय को इंग्लिश में हम बोलते हैं टाइम। फिर एक ब्याज यहां पे लगता है इन चीजों के आधार पे, जिसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट। और इन सब के बाद सबसे अंत में आता है मिश्रधन, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? अमाउंट बोलते हैं, है ना। मैं सबसे पहले आपको इन चीजों के बारे में समझाऊंगा
कि ये सारी चीजें क्या होती है, क्योंकि हो सकता है कई लोगों को पता हो, कई लोगों को ना भी पता हो, है ना। तो इन चीजों को हम सबसे पहले समझेंगे। ठीक है भाई। हाँ, एक मिनट। ओके, ठीक है, अभी तो सही है। चल, तो ये सारी चीजें हम वन बाय वन यहां पे डिस्कस करेंगे। इन सब चीजों को अगर हम शॉर्ट में देखें तो प्रिंसिपल, है ना, इसको आप हमेशा पी में देखोगे, इसको आर में देखोगे, इसको आप टी में देखोगे, इसको आप इंटरेस्ट में देखोगे। फिलहाल हम इसको सिंपल इंटरेस्ट कहेंगे और इसको आप इंग्लिश में अमाउंट कहोगे, है ना। अब इन सब के मतलब क्या होते हैं, क्या चीजें होती हैं, मेरी बात ध्यान से समझना। जब भी कोई धनराशि आप किसी को उधार देते हो, है ना, या किसी से आपने कोई पैसा उधार लिया, या किसी को आपने कोई पैसा उधार दिया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं, है ना। जनरली कहा जाता है, बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि कभी भी रिश्तेदारों को और दोस्तों को पैसा नहीं देना चाहिए, है ना। आपके भी ऐसे अनुभव रहे होंगे, क्योंकि ये जो पैसा है ये डूबत ऋण कहलाता है ना। बहुत मुश्किल के बाद, मन्नतों के बाद मिलता है। तो जब भी आप कोई पैसा किसी को उधार दिया, मान लीजिए मैंने किसी को 1 लाख रुपए उधार दे दिए, है ना, 1 लाख, 1 लाख रुपए मैंने किसी को उधार दे दिए। जनरली लेन देन में यह चलता है कि अपना बहुत करीब है तो हम उसे यूं ही पैसा दे देते हैं, लेकिन अगर कोई दूर का है ना, या कोई इस प्रकार का व्यक्ति है जिसको हम नहीं जानते, तो हम उससे कहते हैं कि भैया मदद तुम्हारी कर देंगे लेकिन हम ब्याज लेंगे। तो मान लीजिए मैंने कहा कि मैं 10% ब्याज लूंगा। अब यहां पे जनरली जो चलता है वो पर एनम चलता है, प्रति वर्ष चलता है, पर ईयर चलता है ना, पर एनम या प्रति वर्ष। फिर एक निश्चित समय के लिए सारी चीजें चलती हैं। तो सामने वाले से मैंने पूछा कि भाई कितने साल बाद पैसा लौटाओगे, तो उसने कहा सर 4 साल बाद में पैसा लौटाऊंगा, है ना। अब यहां पे हम बचपन से जो फॉर्मूला पढ़ते आए हैं कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये हम बचपन से पढ़ रहे हैं। अगर थोड़ा सा इसका लॉजिक हम समझ लें तो हमें इसको याद रखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे आराम से चीजें जो हैं बन जाती है ना। भाई आप सोचिए 10% पर एनम, हमेशा याद रखना कि ब्याज हमेशा प्रिंसिपल पे लगता है ना। जो रेट है ये हमेशा किस पे कैलकुलेट होगा, मूलधन पर कैलकुलेट होगा। इसके बाद हम कंपाउंड इंटरेस्ट भी पढ़ेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज भी पढ़ेंगे, बहुत मजेदार चैप्टर है, ठीक है। उसके नियम अद्भुत ही हैं, वो अपने आप में अलग ही तरीके से चलेगा। लेकिन फिलहाल आपको यह समझना है, सबसे बड़ा डिफरेंस सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में यह होता है कि सिंपल इंटरेस्ट फिक्स होता है, ये समय के साथ एक निश्चित दर पे बढ़ता है। कि भाई मान लो 1 लाख का 10%, 1 लाख का 10% कितना होता है, 1 लाख का 10% होता है 10,000 रुपए। यानी हर साल 10,000 रुपए ब्याज लगेगा, हर साल 10,000 रुपए ब्याज लगेगा। तो 4 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, तो कोई भी बता देगा 40,000 रुपए, है ना। यह साधारण ब्याज होता है कि एक बार तय हो गया कि हर साल 10,000 रुपए ब्याज लगना है, यानी लगना है, वो निश्चित दर से बढ़ता जाएगा। 1 साल का ब्याज 10,000, तो 4 साल का कितना हो जाएगा, 4 साल का आपका 40,000 हो जाएगा, है ना। आप इसमें क्या करेंगे, 10,000 से गुणा कर देंगे, तो 4 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा। और ब्याज सहित जो पैसा लौटाया जाता है उसी को मिश्रधन कहते हैं, है ना। ब्याज सहित जो पैसा लौटाया जाता है उसी को मिश्रधन बोलते हैं। इसको हम बचपन से पढ़ते आए, मूलधन धन ब्याज, इंग्लिश में कहेंगे प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, इज कॉल्ड अमाउंट, यानी मिश्रधन। आ रही है बात समझ में, है ना। तो आपने बिना फॉर्मूले के भी कैलकुलेट करा कि भाई 10% मुझे हर साल ब्याज लगाना है, 1 लाख का 10% कितना होता है, 10,000 होता है।
हर साल 10,000 रुपए ब्याज, तो 4 साल का ब्याज कितना? 40,000। 40,000 ब्याज जो है वो टोटल हो गया ब्याज, और ब्याज सहित मैंने 1 लाख रुपए दिए थे, सामने वाला 40,000 ब्याज भी मुझे देगा, तो 1,40,000 मुझे लौटाएगा ना। उसी को हम क्या कहेंगे? उसी को हम कहेंगे मिश्रधन, ब्याज सहित जो धनराशि लौटाई जाए। इसी चीज को प्रतिशत में कैसे कहेंगे? हम जानते हैं कि मूलधन यानी प्रिंसिपल अपने आप में हमेशा कितना परसेंट होता है? अपने आप में हमेशा 100% होता है ना। 1 साल का ब्याज 10%, तो 4 साल का ब्याज कितना? 1 साल का 10, तो 4 साल का ब्याज कितना? 40%। तो आप अब मुझे कितना पैसा वापस लौटाओगे? तो आप मुझे अब 140% पैसा आप लौटाओगे। बात समझ में आ रही है ना। 100% मूलधन, 40% ब्याज, तो ब्याज सहित आप मुझे कितना पैसा लौटाने वाले हो? आप ब्याज सहित मुझे लौटाओगे 140%, 140%। क्लियर है? एकदम बेसिक बच्चों वाली बात जो आपको स्कूल में सिखाई जानी चाहिए थी। कई लोगों को मैंने देखा है वो जीवन भर समझ नहीं पाते कि मूलधन क्या होता है, मिश्रधन क्या होता है, जबकि यूं याद करने लायक चीजें हैं, है ना। ये आप समझ गए। इसी चीज को हम फॉर्मूले से करते आए हैं। यही चीज आप फॉर्मूले से कैसे करते थे कि भैया 1 लाख रुपए हमने किसी को दिए 10% पर, कितने साल के लिए? 4 साल के लिए, तो साधारण ब्याज कितना आ जाता? 40,000 आ जाता है ना। क्योंकि हमें यह फॉर्मूला याद है तो इसको लगा लो। इसके अलावा इस चैप्टर में हम कोई नया फॉर्मूला सीखेंगे भी नहीं, और ये फॉर्मूले का बहुत लिमिटेड यूज है, बहुत ज्यादा यूज इसका नहीं होना है। ठीक है जी। चलो, तो आपको बाकी चीजें मैं आपको और बताता हूं। फिलहाल 2-4 कुछ नन्हे मुन्ने प्रश्न के साथ हम बढ़ते हैं। इसका आंसर सब लोग दीजिए। क्या कहना चाह रहे हैं यहां पे? 1440 रुपए हमारे पास है, हर साल 8% ब्याज लगेगा, और ऐसा कितने साल तक करना है? 3 साल तक करना है ना। तो एक जीरो से तो एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 144, 8 का 3 गुना 24 और बटे में 10। बताओ भैया क्या आंसर आएगा? बिना कैलकुलेशन करे आप इसका आंसर एग्जैक्ट दे सकते हो, इतने सुंदर ऑप्शंस यहां पे दिए गए हैं। तो थोड़ा सा प्रयास करें कि बिना उसके हम कैसे कर सकते हैं। हाँ, आगे आंसर। वेरी गुड। देखो, आपको एक बात समझना है कि 4 और 4 16 का 6, इकाई अंक 6 आएगा। 6 वाले दो ही ऑप्शन संभव है। अगर आप 14 का दुगना भी करो भाई, 144 का 2 में गुणा करो तो भी 28 समथिंग आएगा। तो ये छोटा आंसर तो हो ही नहीं सकता, इसकी तो संभावना ही नहीं है। मतलब एक ही आंसर यहां पे संभव है, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना भाई। 160 रुपए कैसे आ जाएगा? 162 रुपए कैसे आ जाएगा? उससे तो बड़ा ही आंसर आएगा। तो आप बोल दोगे 345.6। सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं थी। 12% की दर से 5 साल में 5400 रुपए का साधारण ब्याज क्या होगा? यानी 5,400 रुपए है। अब देखो, 1 साल का ब्याज 12%, तो 5 साल का कितना? तो आप डायरेक्ट इसका 60% निकाल दो, 60% निकाल दो। तो 6 गुणा 4 24, 30 और 2 32। आंसर क्या आ जाएगा आपका? 3240, ऑप्शन डी। 1 साल का 12, तो 5 साल का 60%, 60% निकालो और मस्त रहो। अगला देखो, 66,000 रुपए का 10% की दर से 2 वर्ष 6 माह का साधारण ब्याज क्या होगा? 66,000, 10%, 2 साल 6 माह का साधारण ब्याज क्या होगा? अब देखो, आपको पता है कि P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, करना इसी तरीके से बिना किसी दिक्कत परेशानी के। तो ये हो गया आपका 66,000 मूलधन। दर कितनी है भैया? 10%। अब समय देखो, समय है 2 साल 6 महीने। याद रखिए, जब भी महीने आपको दिए रहे उसको हमेशा वर्ष में, हमेशा उसको ईयर्स में कन्वर्ट करो। तो ये तो अपने आप में 2 वर्ष है। महीने को कभी भी वर्ष में बदलना हो तो ऑलवेज डिवाइड बाय 12, हमेशा आप 12 से भाग देंगे। तो ये आ जाएगा 2 1/2।
दो दूनी चार और एक, ये आ जाएगा आपका 5/2, 5/2। तो आप यहां पे 5/2 का मल्टीप्लाई कर दोगे। समझ में आ रहा है? जब भी समय महीने में दिया रहे आप उसको बस 12 से भाग दीजिए, वो कन्वर्ट हो जाएगा वर्ष में, है ना। 6/12 1/2, यानी ये 5/2 ईयर्स है। अब ये पूरा वर्ष में कन्वर्ट हो गया। अब हम इसको सॉल्व करके बिंदास आंसर दे सकते हैं। 2 से ये जाएगा 3300, 3300 इंटू 5, 16,500, 16,500, 16,500 आपका आंसर आएगा। क्लियर है? और एक सवाल देखो, इसका आंसर आप लोग बताइए मुझे जल्दी से, क्या आएगा? 2 साल 4 महीने दिए हैं, जल्दी से वर्ष में कन्वर्ट करो और बताओ। हाँ भाई, हुआ? देखो, आपके पास 85,000 है, 85,000 है, ब्याज की दर 15% है, और समय कितना है? 2 साल 4 महीने। अब देखो, 2 साल 4 महीने यानी 2 साल 1/3 साल, 1/3 ईयर्स, 3 का दुगना 6 और 1, दिस इज 7/3, 7/3। नाउ सॉल्व। आपके 2 जीरो से 2 जीरो गए, और क्या कर सकते हो? 3 से कैंसिल कर दोगे 5 बार। 850 का मल्टीप्लाई 35 में करना है, ठीक है? करेक्ट, 29,750, 29,750 आप सबका आंसर आ गया है। आपके कमेंट से मैंने कॉपी कर लिया, 29,750 सी इसका आंसर आएगा। क्लियर है? आराम से चीज बन गई। चलिए, अब अगर इस प्रकार का प्रश्न आ जाए, देखो आपसे कहा है 54,000, 54,000 रुपए, है ना। आपने परसेंटेज और रेशो 2 चैप्टर आप सबका पढ़ा हुआ होना चाहिए। जो नए लोग हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा है, पढ़ लीजिएगा, है ना। एटलीस्ट शुरुआत की 2-2 3-3 क्लास तो देख ही लेना जल्दी से 1-2 दिनों के अंदर, क्योंकि ये सारी चीजें आपकी पुरानी काम आएंगी। परसेंटेज में मैंने आपसे कहा है कि 11 1/9% को हम 1/9 लिखते हैं। जिन्होंने नहीं पढ़ा वो परसेंटेज में देख लेना कि ऐसा क्यों होता है, बहुत ईजी है। तो हम इसको 1/9 लिख देंगे। फिर हमारे पास है 3 साल 2 महीने, 3 साल 2 महीने, तो ये आ गया 3 1/6, 6 18 और 1, तो ये आ गया आपका 19/2, 19/2, 19/2। ठीक है, चलो अब इसको हल कर लेते हैं। तो 9 दूनी 18, 18 तिया 54, यानी ये 3,000 है ना। और 19 का 3 में गुणा करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? अच्छा 1 मिनट, 9 दूनी 18, कुछ गलत कर रहे हैं क्या अपन? 6 तिया 18 और एक 19/6 है। अच्छा यहां पे 6 है, ओके, यहां पे 6 है। तो 9 और 6 54 से ये एग्जैक्ट 1,000 बार कटेगा। यहां 6 था, मैंने 2 लिख दिया था। 9 और 6 54 से 1,000 बार कटेगा, सो द आंसर इज 19,000, 19,000 आपका आसानी से आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी, 19,000, 19,000। क्लियर है? इसको देखिए, 80,000 रुपए 20%, 80,000 रुपए, ब्याज की दर 20%, और समय कितना है? 1 साल 73 दिन, 1 ईयर 73 डेज। अब कभी भी आपको दिन अगर दिए रहे, डेज आपको दिए रहे, इसको भी आपको वर्ष में यानी ईयर्स में कन्वर्ट करना है। और जब भी भाई 1 साल में महीने आए तो 12 महीने, दिन आए तो 365 दिन, उससे भाग दे दो। तो यह आ गया आपका 1, 73 से कैंसिल हुआ 1/5, तो दिस विल बिकम 6/5, 6/5। तो ये 6 है और ये 5 है। इसको हल कर लेते हैं, है ना। 20 से कैंसिल हुआ 5 बार, 5 और 5 25, 25 से ये कैंसिल होगा 3200 बार, है ना। यही आएगा क्या? 3200 का 6 में गुणा कर देंगे
तो 6×18 और 12, 19,200 आपका आंसर आ जाएगा। 19,200, 19,200। करेक्ट। बोलो भाई। महीने आ जाए तो 12 का भाग दे दो, दिन आ जाए तो 365 का भाग दे दो, बस 19,200 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। पिछले हमने जो अध्याय करे उन्हीं की भांति कई सारे नए लोग हैं, इसलिए मैं उन्हें भी बता देता हूं। हाँ, जो नए लोग हैं वो ध्यान रखें, आप आज से पढ़िए, आपको सारी बातें समझ में आएंगी। लेकिन परसेंटेज और रेशो, प्रतिशत और अनुपात, ये दो चैप्टर्स आप लोग को जरूर पढ़ना है। उसके बाद फिर आप पुराना कवर कर लेना, लेकिन दो ही चैप्टर सबसे ज्यादा जरूरी है, उसके अलावा दो ही चैप्टर्स हैं, है ना। तो ये आप देख लेना। इसके बाद हमने एक नई चीज ये स्टार्ट करी है कि ऐसे सवाल जो बहुत बेसिक होते हैं, बहुत ही ज्यादा इजी होते हैं, है ना, और जो परीक्षा की दृष्टि से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, केवल आपके बेसिक मजबूत करने के लिए जो सवाल हैं, तो ये सवाल आपको रिकॉर्डेड वीडियो के फॉर्म में मिलेंगे, मतलब इनका अलग से वीडियो मिलेगा। कुछ कुछ सवाल जो बीच में है लेकिन महत्वपूर्ण है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, और इसके आगे मतलब पूरा चैप्टर नहीं, मुश्किल से 20-30 सवाल जो बहुत आसान होते हैं, मतलब आप उनको आराम से फास्ट स्पीड में देख सकते हो, आपका समय भी बचेगा, मेरा भी बचेगा। क्योंकि हमने क्या करा है, आखिरी में जब चैप्टर हमारा एंड होने की कगार पे आएगा, पूरा लाइव हम पढ़ेंगे, लेकिन आसान चीजों को आपको बाद में रिकॉर्डेड देख लेना है ना। दूसरा कि जब हम आगे बढ़ेंगे, चैप्टर के अंत में पहुंचेंगे, तो जो क्वेश्चंस लेटेस्ट 2021-2022 के हैं उन पे हम काम करेंगे, पीवाईक्यूज, तो इनकी रिकवरी हम वहां कर लेंगे, जो कंटेंट अपडेटेड है वो हम वहां देख लेंगे, है ना। तो कुछ चीजें हम बीच में छोड़ेंगे हर चैप्टर की तरह, और एक बार उसके आगे पूरे सीक्वेंस से हम आगे बढ़ेंगे, उसकी आपको चिंता नहीं करनी है। चलो, बाकी वो समझ में आ जाएगा, बहुत इजी है, जो इंपॉर्टेंट है वो बीच में मैं आपको बताते जाऊंगा। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे हम आए हैं, इसको पढ़िए सब लोग। चिंता मत करिए नए लोग, आप भरोसा करिए थोड़ा, है ना, आपका भी फायदा है, मेरा भी फायदा है, हम दोनों का समय बचेगा, है ना। आप वो सवाल जब पढ़ोगे तो आपको खुद लगेगा कि हाँ ये रिकॉर्डेड ही ठीक है। बाकी उसके आगे जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम सब लाइव पढ़ने वाले हैं, है ना, चिंता मत करो। जैसे पिछले प्रॉफिट एंड लॉस में भी क्या हुआ था, प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने शायद आपको 168 प्रश्न करवाए चैप्टर में, तो मैंने आपको शायद 20 या 30 क्वेश्चन कहा था कि ये आपको रिकॉर्डेड दिए मैंने, तो 168 में से 30 क्वेश्चन रिकॉर्डेड दिए, यानी आपको 138 क्वेश्चन तो लाइव पढ़ाए ना। तो इन 30 का टेंशन मत लो, आप इन 30 के चक्कर में इनका नुकसान मत करो अपना, है ना। जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो तो मैं आपको पढ़ाऊंगा ही। हाँ, हाँ, नमस्कार नमस्कार। देखो, एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग साधारण ब्याज की 3% दर पर, पुनः 2/3 भाग 5% और शेष भाग 11% की दर से प्राप्त करता है। उसके द्वारा प्राप्त की गई कुल राशि की ब्याज दर क्या है। देखो, उसने 1/4 भाग 3% की दर पे दिया, है ना, 2/3 भाग 5% की दर पे दिया, और शेष जितना भी रिमेनिंग है, शेष है, वो उसने 11% की दर पर दिया। तो आपसे बोला है बताओ उसको ओवरऑल कुल ब्याज की दर उसके हाथ में क्या लगी, है ना। अब ऐसे जब भी सवाल आते हैं आपको कोई ना कोई वैल्यू एज्यूम करना पड़ती है, कोई ना कोई वैल्यू माननी पड़ती है ना। तो हम यहां पे किन चीजों को देख के मानेंगे, ये हमारे पास 4 है, ये हमारे पास 3 है, तो इनको देखते हुए लेट्स एज्यूम कि कोई संख्या 12 है। भाई 12 मत मानो, 1200 मान लो, क्योंकि परसेंटेज निकालना है, 0 से 0 कटना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो आप एज्यूम कर लो कि भैया माना कि हमारे पास 1200 रुपए हैं। क्यों माना, ऐसा नंबर जो 4 और 3 से डिवाइड हो जाए। तो देखो 1200 का 1/4 कितना होता है, 300। 1200 का 2/3, 1200 का 2/3 क्या होता है, 3 से कैंसिल हुआ, 400 बार 400 का दुगना 800, तो ये 2/3 हो गया जो 800 है। अब बचा कितना, तो देखो 1200 में से 8 और 3 1100 गया,
तो बचा कितना 100। इस पर ब्याज लगेगा 3%, इस पर ब्याज लगेगा 5% और इस पर ब्याज लगेगा 11%। समझ में आ रही है बात? 1200 का 1/4 300, जिस पे ब्याज लगेगा 3%, यानी कितने रुपए ब्याज लगेंगे? 9। 800 पर लगेगा 5%, यानी कितना ब्याज लगेगा? 40। और 100 पर ब्याज लगेगा 11%, यानी कितना ब्याज लगेगा? 11 लगेगा। समझ में आ रही है बात? हाँ या ना? कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। आप 1200 मान लो, 2400 मान लो, 3600 मान लो, बस ऐसा नंबर लो जो 4 और 3 से कट जाए, है ना? 300 का 3% 9, 800 का 5% 40, 100 का 11% 11। सबको जोड़ो भैया, है ना? तो 40, 11 और 9 टोटल कितना ब्याज लग रहा है? ओवरऑल यू आर पेइंग 60 रुपए ऑन वॉट? ऑन 1200। 60 रुपए आप दे रहे हो कुल मिला के 1200 रुपए पर, यानी आप ओवरऑल कितना प्रतिशत ब्याज दे रहे हो? 5%। यह आपका आंसर है। 5% ओवरऑल इंटरेस्ट इज बीइंग पेड। हाँ, क्लियर है भाई? कोनो दिक्कत परेशानी? यस। 12 मानोगे तो 12 मानोगे तो 3 रुपए आएगा। 3 का 3% कितना आएगा? 0.09 आएगा। 12 मानने में चीजें दशमलव में आ जाएगी, आंसर उससे भी आएगा लेकिन दशमलव में आएगा, इसलिए 1200 मान लो, 12,000 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये कहां से आया? ये सब प्रश्न में लिखा हुआ है। अगर आपके पास समय हो तो इधर कभी देखना, यहां कुछ लिखा हुआ है काले अक्षरों के ऊपर सफेद में, इनको देखना तो पता चलेगा ये कहां से आया है। इतनी मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं कुछ लोग तो। गधा भी अगर हो ना, गधे को भी टक्कर दो, गधा गधे के साथ कंपटीशन कराओ तो गधा हार मान ले। कुछ लोग तो इतने खतरनाक होते हैं। 3% कहां से ले लिया? पढ़ो अगला सवाल, 25वां। 100 मानकर नहीं कर सकते मेरे भाई अंकित गुप्ता जी, क्योंकि 100 का 2/3 तुम दशमलव में ले आओगे। 100 मान लो, लेकिन 100 का 2/3 आएगा 66.66। आफत हो जाएगी तुम्हारी। हम अपनी सुविधानुसार ऐसी संख्या मानते हैं जो आगे चल के कट जाए, बस इतना सा लॉजिक है। मानने को कुछ भी मान सकते हो। ये देखो। दी गई साधारण ब्याज की किसी दर से किसी समयावधि के लिए मूलधन और मिश्रधन 4 और 5 के अनुपात में है। 3 वर्ष के उपरांत उसी ब्याज की दर से मूलधन का मिश्रधन से अनुपात 5:7 हो जाता है। ब्याज की दर क्या होगी? है ना भैया? चलो सुनना बात ध्यान से। क्या करेंगे हम यहां पे? आप एक छोटा सा काम यहां पे जो करोगे, आप ये देखोगे कि प्रिंसिपल, है ना, और अमाउंट का रेशो पता नहीं कब, लेकिन वो 4 और 5 था। प्रिंसिपल को हिंदी में बोलते हैं मूलधन और अमाउंट को हिंदी में बोलते हैं मिश्रधन। यानी 4 रुपए के अंदर ब्याज जुड़ के वो क्या बन गया? 5 बन गया। 4 रुपए मैंने दिए थे, वो क्या बन गया? वो 5 बन गया, है ना? फिर 3 साल बाद, आफ्टर 3 इयर्स, 3 साल बाद वही चीज क्या बन गई? वही चीज 5 और 7 बन गई, 5 और 7 बन गई। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब एक चीज समझो, आपको एक बात यहां पे बहुत अच्छे से अपने दिलो दिमाग में बैठाना है कि जब भी हम किसी को कोई पैसा उधार देंगे, मैंने आपसे कहा मैंने आपको 1 लाख रुपए उधार दिए, ठीक है? कितने रुपए उधार दिए? 1 लाख। इसमें ब्याज जुड़ते जाएगा ना भाई। 1 साल का ब्याज 10,000, 2 साल का 20,000, 3 साल का 30,000, ऐसे बढ़ता जाएगा। ब्याज जुड़ता जाएगा, मिश्रधन बढ़ता जाएगा, लेकिन उधार तो 1 लाख ही कहलाएगा। मूलधन कभी बदलता नहीं, प्रिंसिपल कभी चेंज होता नहीं, है ना? मूलधन तो मूलधन है ना यार, वो तो वही रहेगा, वो तो नहीं बदलेगा, वो सेम रहेगा। तो पहला पॉइंट आप इस चैप्टर में याद रखो कि प्रिंसिपल नहीं बदलता,
मूलधन नहीं बदलता। हाँ, ब्याज उसमें जुड़ता जाएगा, ब्याज आते जाएगा, चीजें आगे बदलती जाएंगी, लेकिन प्रिंसिपल तो प्रिंसिपल है, वो बदलने वाला नहीं है। समझ गए बात? तो आपको बस क्या करना है, मूलधन को यहां पे सेम करना है, प्रिंसिपल को सेम करना है। तो इसको मल्टीप्लाई करिए 5 से और इसको मल्टीप्लाई करिए 4 से, ताकि ये दोनों सेम हो जाए। 5 का मल्टीप्लाई 4 में करा तो बन गया 20, 5 का मल्टीप्लाई 5 में करा तो बन गया 25, 4 का मल्टीप्लाई 5 में करा तो बन गया 20 और 4 का 7 में करा तो बन गया 28। समझ में आया? अब सही है। अब आप बोलोगे सर अब कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा, आरती विश्वकर्मा बोल रही हैं, सर जी कभी कभी हम आपकी बातों को सुनकर कमरे में अकेले ही हंसते हैं, तो हमारी मम्मी बोलती है पागल हो गई ये लड़की। ठीक है, समझ गए। 20 रुपए 20 रुपए मूलधन हो गया सेम। अब मुझे कोई तकलीफ नहीं है, तो मुझे पता चल गया कि भैया मैंने 20 रुपए तुम्हें उधार दिए होंगे, है ना। तो 20 रुपए बन गए 25 और वही 20 रुपए बन गए 28। तो इनके हृदय में क्यों परिवर्तन आया भाई? यहां पे देखो, कितने साल का बोला था? 3 साल। तो 3 वर्ष में 3 रुपए बढ़ गए। आप इसको रुपए मान लो। 3 वर्ष में 3 रुपए बढ़ गए, है ना। क्योंकि और हर साल क्या बढ़ता है? जो ब्याज है वो लगातार बढ़ते जाएगा, इंटरेस्ट लगातार बढ़ते जाएगा। तो 3 साल में 3 बढ़ गया, यानी हर साल 1 यूनिट बढ़ रही होगी। तो इसका मतलब हर साल 1 रुपए ब्याज लग रहा है, हर साल 1 यूनिट इंटरेस्ट लग रहा है। किस पर? ब्याज हमेशा लगता है मूलधन पर, और मूलधन कितना है? मूलधन है 20 मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर इज 5%। ठीक है, यहां ब्याज की जो दर है वो क्या है भाई साहब, भाइयों और बहनों? 5% है यहां पे। समझ में आ रही है बात? तो बोलिए हां। हम्म। क्लियर है भाई? भावनाओं को समझ रहे हो? ठीक है, सिंपल है। अच्छे दिन आ गए हैं मित्रों। देखो, मूलधन सेम है, ये बढ़ गया 3। और क्यों बढ़ेगा समझो, मैं बार बार बोल रहा हूं, ब्याज जुड़ते जाएगा। भाई मैंने तुम्हें 10 रुपए दिए, 1 साल का ब्याज 1 तो वो बन गया 11, फिर 2 साल का ब्याज 2 वो बन गया 12, फिर 3 साल का ब्याज 3 तो वो बन गया 13। तो ये क्यों बढ़ रहा है? आपका जो मूलधन है वो फिक्स है, ब्याज बढ़ते जा रहा है ना। तो आपका इसके अंदर ब्याज है 25 था वो 28 हो गया, तो ये बढ़ गया 3 साल में। तो हर साल 1 रुपए चीज बढ़ रही है, हर साल 1 रुपए, तो 1 रुपए ब्याज लग रहा है 20 पर, मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर इज 5%। 5% आंसर आ जाएगा। समझे भावनाओं को? चलो इसको और देख लो, एक सवाल 33। 5 और 4 का गुणा हमने इसलिए किया गौतम कुमार, ताकि दोनों का मूलधन सेम हो जाए, प्रिंसिपल सेम हो जाए, तो अपने आप बाकी चीज जो है उभर के आ जाएगी। ठीक है विशाल, ले जाना। देखो इसको आप समझना, कुछ रुपए एक निश्चित दर से 20 वर्ष में 6 गुना हो जाते हैं, दर ज्ञात करें। इसका बस मैं एक सवाल आपको बता रहा हूं, क्योंकि इसका लॉजिक मुझे आपको समझाना है, बाकी इसमें कोई दम नहीं है ना। अगर इसकी आप मुझसे ट्रिक पूछेंगे ना, तो मैं इसकी बहुत बढ़िया शॉर्ट ट्रिक आपको बताऊंगा। जितना भी टाइम्स इंग्लिश में गुना बोला रहे, उसमें से हमेशा एक कम करो। नीचे रेट दिया है तो रेट, टाइम दिया है तो टाइम रखो, और मल्टीप्लाई करो 100 का, गुणा करो आप 100 का। बात समझ में आ रही है कुछ?
जितना गुना बोला है उसमें से एक कम करो, बटे में रखो, जो दिया है वो मल्टीप्लाई बाय 100, है ना। तो जैसे यहां पे आपसे कहा, इसका कारण भी बताऊंगा कि ये कैसे बना। बहुत सिंपल लॉजिक है, पहले ट्रिक फिर उसका बेसिक। 20 वर्ष में पैसा 6 गुना हो गया, जितना गुना बोलेंगे उससे एक कम करना। 6 गुना बोला ना तो भैया एक कम कर देना। कितने साल में? 20 साल में, मल्टीप्लाई बाय 100। हमेशा एक कम करना है। क्यों कम करना है वो हम आपको बता रहे हैं, है ना। तो 6 में से एक गया 5, नीचे आया 20, मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर इज 25 ईयर्स। अच्छा उल्टा लिख दिया क्या अपन ने? अच्छा दर दी हुई है, सॉरी वर्ष दिया हुआ है, तो आंसर दर में आएगा। मैंने क्या कहा? दर रखोगे तो आंसर समय में आएगा, समय रखोगे तो आंसर दर में आएगा, रेट रखोगे टाइम आएगा, टाइम रखोगे रेट आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बात समझ में आई? जितना गुना बोले, उन्होंने बोला 19 गुना तो 18 रखो, 25 गुना 24 रखो, 35 गुना 34 रखो, एक कम रखो, है ना। बटे में रखोगे आप कितना? दर या समय में से जो दिया है वो, मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आपको हम इसका बेसिक बताते हैं कि ऐसा क्यों, वाई, ऐसा क्यों करते हैं। इसके पीछे बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, समझना। लेट्स एज्यूम, माना कि मैंने आपको 1 रुपए उधार दिए, ठीक है। 20 साल में पैसा 6 गुना हो गया, 20 साल में पैसा 6 गुना हो गया। मैंने दिए 1 रुपए, आप दे रहे हो मुझे 6 रुपए, ठीक है। मैंने दिया 1, आपने दिया 6, तो मैं आपसे पूछूंगा बताओ यहां पे ब्याज कितना लगा, इंटरेस्ट कितना लगा? तो इंटरेस्ट 5 आएगा ना। 1 रुपए दिए थे, 6 रुपए लौटाए, तो 6 में से 1 गया, आपने कितना एक्स्ट्रा पे करा, कितना अतिरिक्त पे करा? 5 रुपए। ये 5 जो है यही क्या कहलाता है? ब्याज। फिर आप क्या करते हो? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अच्छा इससे भी फॉर्मूले बन जाते हैं। मान लो मुझे रेट का फॉर्मूला बनाना है, मुझे रेट का फॉर्मूला बनाना है, तो सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी, है ना। तो ब्याज कितना लगा भाई? 5। मूलधन कितना है? मूलधन है 1। और समय कितना है? समय है 20 साल। ठीक है, समय कितना है? समय है आपका 20 साल। इसको हल कर लोगे तो आंसर आपका कितना आएगा? 25%। तो देखो, है यही सब करा मैंने, यही है, लेकिन आपको बस पता नहीं चला कि ये क्यों हुआ। आपने ऊपर 5 रखा, देखो 5 रखा, 100 रखा, 100 रखा। इस एक को रखने से या न रखने से कोई फर्क पड़ेगा क्या? मैंने बस एक को नहीं रखा, और ये 20 साल, 20 साल है ना भाई। रेट निकालना है तो समय नीचे, समय रहेगा तो रेट यहां आ जाएगा, बस ये दोनों बदलेंगे, ये सब तो फिक्स रहेंगे। तो 1 रुपए मानने के कारण उस 1 रुपए मूलधन को नीचे हम नहीं रखते। एक्चुअल में इसके साथ मूलधन भी है, पर 1 को लिखें तो भी ठीक, ना लिखें तो भी ठीक, बात वही रहेगी, है ना। तो इसलिए आप हमेशा 1 कम करते हो, क्योंकि आपसे बोला कि भाई पैसा 20 गुना हो गया, तो मैंने 1 रुपए दिए थे वो 20 रुपए बन गए, तो ब्याज कितना लग गया? 19 लग गया ना। इसलिए 1 आप हमेशा कम करते हो। ओके, यस, ठीक है भाई। हमेशा 1 कम करो, दर या समय में जो मैंने कहा कि भाई 25 साल में 4 गुना, फॉर एग्जाम्पल 25 साल में 4 गुना, तो 4 गुना को 1 कम करो, 25 साल नीचे रखो, मल्टीप्लाई करो 100 का, 25 से 4 बार, ब्याज की दर कितनी आ गई? 12। ये हो गया। जितना गुना बोले कम करो, नीचे दर या समय में से जो भी है वो रखो, एंड डन। चलिए, तो यहां पे हमारे चैप्टर की कुछ बेसिक और छोटी मोटी बातें खत्म होती है। अब 54 नंबर का सवाल आ गया है, और अब इस 54 नंबर से हम कंटिन्यू चलेंगे, बीच में अब कोई प्रश्न नहीं छोड़ेंगे। इसके आगे 100, 150 जितने भी सवाल होंगे, मतलब अब हम पूरा लाइव पढ़ेंगे, क्योंकि यहां से असली चैप्टर की शुरुआत है। अभी तक सब बेसिक मैंने आपको बताया, बचे कुचे बीच बीच के प्रश्न बहुत आसान है। इनका वीडियो आपको मिलेगा, उसको आराम से देख लेना। कोई दिक्कत आए तो मैं हूं, रोज आपसे मिलूंगा ही, मुझे बता देना, बाकी दिक्कत आपको नहीं आएगी, है ना। अब यहां से हम कंटिन्यू करेंगे। अब थोड़े सवालों में मजा आएगा, आपको पढ़ के भी मजा आएगा।
थोड़ा लेबल भी महसूस होगा, है ना। चलिए पढ़िए इस सवाल को ध्यान से। अब तक आपने 1,01,000 रुपए दे दिए हैं, इसका क्या करें? इसकी एफडी बनवा के रख दो, शादी में काम आएगी तुम्हारे। किसी मूलधन पर 12 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 2,400 रुपए है। यदि मूलधन 3 वर्ष बाद 3 गुना हो जाए, प्रिंसिपल 3 टाइम्स हो जाए आफ्टर 3 इयर्स, तो 12 साल में कितना ब्याज लगेगा? ओके, आ जाओ भैया। देखो, 2,400 रुपए ब्याज आप दे रहे हो कितने बरस में? 12 बरस में। यानी हर साल प्रति वर्ष आप 200 रुपए दे रहे हो। 200 रुपए पर ईयर ब्याज आप दे रहे हो, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 12 साल में 2,400 रुपए, तो हर साल कितना? हर साल 200 रुपए। ठीक है, अब सुनो, होता क्या है कि टोटल उन्होंने बोला 12 साल, तो 12 साल में दो कैटेगरीज बांटो, एक हो गई 3 साल की, एक हो गई 9 साल की। 3 साल तक मामला अलग है, उसके बाद बचे, देखो 3 वर्ष बाद मूलधन 3 गुना हो गया। मतलब देखो 3 साल तक तो 200 रुपए ब्याज 1 साल का, तो 3 साल का कितना? आंसर मतलब ये 600 आ गया। 1 साल का ब्याज 200, तो 3 साल का ब्याज 300। 3 साल तक सब सही चला। 3 साल के बाद क्या हुआ? मूलधन को 3 गुना कर दिया, प्रिंसिपल को 3 टाइम्स कर दिया। अगर मूलधन को 3 गुना कर दोगे ना, तो ब्याज भी 3 गुना लगेगा। भाई मैं बोलूंगा कि मैं 3 गुना पैसा उधार दूंगा अब तुमको, तो ब्याज भी 3 गुना हो जाएगा ना, ऑटोमेटिक बात है। तो अगर अभी 200 रुपए ब्याज लग रहा था, तो अब 3 गुना यानी 600 रुपए ब्याज लगेगा फॉर द नेक्स्ट 9 ईयर्स, अगले 9 वर्ष तक। तो कितना ब्याज और लगेगा? 5,400। तो टोटल 12 साल में कितना ब्याज लगेगा? टोटल 12 साल में 6,000 ब्याज लगेगा। ये आपका आंसर है, ऑप्शन डी, 6,000। आया समझ में? हर साल का ब्याज 200 लग रहा है, तो 3 साल का 600। 3 साल तक कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद मूलधन 3 गुना कर दिया, प्रिंसिपल 3 टाइम्स कर दिया, मूलधन 3 गुना तो ब्याज भी 3 गुना। तो जो अभी 200 रुपए साल लग रहा था, वो अब 3 गुना होके 600 रुपए साल लगेगा अगले 9 साल तक। तो टोटल ब्याज कितना लगेगा? 6,000, 6,000। एकदम सिंपल, आसान। क्लियर है? क्लियर। चलिए बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 55 पढ़ें इसको आप बहुत ध्यान से, मजे से जरा। प्रिंसिपल पता नहीं चलेगा, उसका टेंशन मत लो। हो गया? पढ़ा आपने क्वेश्चन ध्यान से? ठीक है, आ जाओ। अंकुर 8% साधारण ब्याज की दर से कुछ धनराशि मेघा से उधार लेता है और दुगनी धनराशि 9% साधारण ब्याज की दर से हर्षिता से उधार लेता है। कुछ और धनराशि अपने पास से मिलाता है और शालिनी को 10% ब्याज की दर से उधार देता है। वर्ष के अंत में अंकुर को 1,400 रुपए का लाभ होता है। अंकुर 40,000 रुपए शालिनी को उधार देता है। तो बताओ अंकुर ने मेघा से कितना धन उधार लिया? ठीक है, चलो
अब सुनिएगा बात बहुत ध्यान से। अंकुर क्या करता है, दो लड़कियों से पैसा लेता है, अपनी तरफ से कुछ पैसा मिलाता है और एक तीसरी लड़की को उधार दे देता है ना। अब कनेक्शन क्या है ये तो अंकुर ही जाने। तो देखो, एक हो गई मेघा और एक हो गई हर्षिता। मेघा से 8% पे पैसा लिया, हर्षिता से दुगनी राशि बोला है। देखो दुगनी राशि, मान लो कि मेघा से 100 रुपए लिया तो हर्षिता से 200 रुपए लिया, मान ही लो पहली फुर्सत में। मेघा से जो पैसा लिया 8% पर और हर्षिता से जो ब्याज लिया वो 9% पर। ठीक है, इन दोनों से पैसा मिलाया, खुद ने अपनी तरफ से भी, और इसके बाद 10% पर किसको पैसा दे दिया, शालिनी को दे दिया। और यह भी बता दिया कि शालिनी को कितने रुपए दिए, उसने 40,000 रुपए। भाई मेघा से कितना लिया, हर्षिता से कितना लिया, खुद ने कितना मिलाया, ये तीनों बातें नहीं पता, लेकिन एक बात पता है कि शालिनी को उसने कितने रुपए दिए, 40,000 रुपए जो है उसने दिए, वो भी 10% पर। ठीक है, आखिरी में अंकुर को टोटल 1400 रुपए का लाभ होता है। यह सोचने वाली बात है, 1400 रुपए का लाभ होता है, क्योंकि समझो सामने वाले ने खुद किसी से पैसा उधार लेके किसी और को दिया है तो उन्हें भी ब्याज देना पड़ेगा। 1400 रुपए का लाभ हो रहा है, यानी कट पिट के उसके हाथ में 1400 रुपए बच रहे होंगे। टोटल ब्याज कितना मिला है वो हमें नहीं पता। अंकुर 40,000 रुपए शालिनी को देता है, ठीक है। अब एक बात समझना, देखो शालिनी को 40,000 रुपए उधार दिए और वो भी 10% पर, यानी शालिनी ने तो 4,000 रुपए ब्याज दिए होंगे। 40,000 का 10% ब्याज उसने चुकाया, यानी शालिनी ने तो 4,000 रुपए ब्याज दिया होगा। पर 4,000 में से अंकुर को 1,400 रुपए का लाभ हो रहा है, यानी ये 1,400 रुपए अंकुर के हैं। तो बचे कितने, बचे 2,600 रुपए। ये जो पैसा है मेघा और हर्षिता को उसने दिया होगा। भाई शालिनी ने तो 4,000 रुपए ब्याज उसको दिया कि भाई 4,000 रुपए पकड़ो तुम, लेकिन अंकुर को 1,400 का लाभ हुआ। 1,400 का लाभ हुआ, यानी उसके पास कितने पैसे नहीं है, 2,600। ये किसको देने पड़े होंगे, ये इन दोनों देवियों को देने पड़े होंगे, हाँ या ना। तो अब आगे सुनो, अब एक बात समझने वाली है कि मेघा से 100 रुपए लिए 8% पर, यानी 8 रुपए। हर्षिता से 200 रुपए लिए 9% पर, यानी 18 रुपए। तो 18 और 8 कितना होता है, 26। अब देखो इनसे ब्याज लग रहा है 26, जबकि रियल में इनको ब्याज देना है 2,600, यानी एक की वैल्यू 100, एक बराबर 100, हाँ या ना। अगर एक की वैल्यू 100 है तो 100 का 100 में गुणा करो, यानी उसने क्या करा था, मेघा से 10,000 रुपए लिए थे और 200 में गुणा करो तो हर्षिता से 20,000 रुपए लिए थे, और फिर उसने 10,000 अपनी तरफ से और मिलाए और उनको 40,000 दे दिए होंगे। तो आपसे पूछा है मेघा से कितना पैसा लिया, आंसर इज 10,000, 10,000 आंसर आएगा। आ रही है बात समझ में, है ना। भाई क्या किया हमने कि 4,000 रुपए कुल ब्याज प्राप्त हुआ शालिनी से, लेकिन अंकुर को 1,400 रुपए का लाभ हुआ। 1,400 रुपए का मतलब क्या है कि उसके पास बचे होंगे, तो 2,600 रुपए उसने मेघा और हर्षिता को दिया होगा। तो हमने माना कि मेघा से 100 रुपए लिए तो हर्षिता से दुगना, ये लिखा हुआ है दुगनी धनराशि, तो मानना पड़ेगा ना कुछ ना कुछ। तो हमने माना कि मेघा से 100 रुपए लिए तो हर्षिता से कितने लिए, 200 लिए। तो कायदे से 100 का 8% 8 रुपए, 200 का 9% 18, यानी अगर 100 और 200 माने तो 26 रुपए ब्याज लग रहा है, जबकि रियल में 2,600 लग रहा है। तो 26 रुपए हमारे हिसाब से, रियल में 2,600, एक बराबर 100, एक बराबर 100, तो 100 बराबर 10,000, 200 बराबर 20,000। तो मेघा से 10,000 लिए, हर्षिता से 20,000 लिए, 10,000 स्वयं ने मिलाए और 40,000 शालिनी को दे दिए। क्लियर है। आया समझ में। अंकुर ने 10,000 रुपए खुद ने मिलाई थी, सब चीजें पता चल गई, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। प्रश्न ध्यान से पढ़ोगे तो आपको एक बार में हमेशा समझ में आएगा, और प्रश्न को ढंग से नहीं पढ़ोगे तो आप बस परेशान ही होते रहोगे।
इसलिए पढ़ना सीखिए, प्रश्न को ढंग से पढ़ना सीखिए, फायदे में रहेंगे। ओके, चलिए, तो आज के लिए मुझे लगता है इतना पर्याप्त है। ठीक है, कल मैं शाम को YouTube पे क्लास लेने वाला था, पर किस कारण से क्लास नहीं ले पाया वो कारण आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे। मैंने ये कल फोटोज भी शेयर करी थी, कल नहीं, आज सुबह मैंने इसको शेयर करी है। तो कल जो इंदौर में, अभी आपको पता है पूरे मध्य प्रदेश में पुलिस की वैकेंसी निकली थी, तो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अब ज्वाइनिंग ली है, तो आप सब लोग वर्दी में आते हैं मिलने के लिए। तो कल लड़कियों का पूरा एक ग्रुप आया था जो विनर्स की विद्यार्थी रही हैं। तो कल शाम को ये लोग आए, इनके पास 2-3 घंटे का समय था, तो काफी अच्छा हमने प्लान किया। तत्काल सोचा कि चलो आज आप लोगों के साथ डिनर करेंगे, तो सबको हम एक रेस्टोरेंट में लेकर गए। फोटोज मैंने शेयर करी है, काफी बातचीत करी, मजा आया कल सब लोगों के साथ। और ये भोज रखा गया था, ठीक है, और फिर सबको ट्रेनिंग सेंटर तक छोड़ने की भी व्यवस्था हमने कराई थी। तो इस कारण फिर कल की क्लास नहीं हो पाई थी। आज फिर कोशिश करेंगे क्लास लेने की रात को 8:30 बजे। ठीक है, ये फोटोज मैंने शेयर करी थी, कुछ लंबा चौड़ा नोट भी लिखा है, पढ़ लेना आप इंस्टाग्राम पे जाके, आदित्य पटेल विनर्स नाम के पेज पर। ठीक है, चलो, बहुत ही अद्भुत गजब की आनंद की प्राप्ति है जब मिलते हैं अपने स्टूडेंट से, जब वो सिलेक्ट होकर आते हैं, तो उसका आनंद ही अलग है। चलो भाई, तो मिलते हैं फिर कल वापस अपने समय पर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। ध्यान रखिए सब लोग अपना, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर।